मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम उदाहरण 7 गिनने वाले हैं जो बोर्ड में 2007, 2008 और 2017 में पूछा गया है। और मैंने पहले वीडियो में बता दिया वैसे ही बाय 1 गेट 1 की ऑफर है। 11वीं में मैंने क्लास में आपको कई बार ये मुद्दा बताता कि अकाउंट में बहुत अच्छी ऑफर रहती है। हर बार एक के साथ 2 चीजें याद हो जाती है, तो बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसी ऑफर रहेगी। तो आप उदाहरण 7 याद रख लोगे तो उदाहरण 8 अपने आप याद हो जाएगा। दोनों पद्धति अलग है फिर भी। तो उदाहरण 7 को पहले हम पढ़ेंगे। तो उदाहरण 7, राम, लक्ष्मण और सीता एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः मतलब जो 40,000 है वो पहले राम का नाम है तो राम की पूंजी हुई, फिर 30,000 है वो लक्ष्मण का नाम है तो लक्ष्मण की पूंजी, और 80,000 है वो सीता का नाम है तो सीता की पूंजी क्रमशः। तो 40,000, 30,000 और 80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार की प्रविष्टि लिखिए। ये आपके सामने सवाल है, बराबर? ठीक है, सवाल देख लिया आप लोगों ने। अब हमें आगे बढ़ना। तो अब जो इसमें पहले एक फॉर्मेट बनेगा। ये फॉर्मेट क्यों बना इसके लिए मैं आपको बाद में बड़े सवाल के समय समझाऊंगी। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। बस वो फॉर्मेट के मुद्दे कैसे बने वो हम बाद में देखेंगे। फॉर्मेट में ये विवरण है। राम, लक्ष्मण, सीता और कुल। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, यहाँ पर अचानक लॉकडाउन हुआ है, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं गणना कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो थोड़ी बहुत गलतियां होगी तो उसको आप नजरअंदाज कीजिएगा, बराबर है। तो पहले हमें क्या लिखनी है, इन लोगों की पूंजी लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर इन लोगों की पहले पूंजी लिख देती हूँ। राम की पूंजी हमने कितनी देखी थी? 40,000। लक्ष्मण की पूंजी कितनी देखी थी? 30,000। और सीता की 80,000। इन लोगों के नाम के पास हम लिख देते हैं रुपए, बराबर, और कुल रुपए। ठीक है, पूंजी का कुल का कोई काम नहीं है, सिर्फ लिखा है इसलिए क्योंकि हमें ब्याज की गणना करनी है, बराबर। अब क्या पूछा है? वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। तो ब्याज गिनना रह गया तो पहले हम क्या करेंगे? ब्याज गिन लेंगे। ब्याज गिन लेंगे। तो 12% की दर से ब्याज, तो 12% से दर से ब्याज कितना होगा? तो 12 चौक 48 यानी 4,800, 12 तिया 36, 3,600, और 12 8 96, तो 9,600। अब ब्याज का हमें टोटल करना है। ब्याज का टोटल तो ये 9,000 और 3, 12 और 4, 12 और 4 16, 16 और 6 और 6 12 और 8 ये हो रहे 20, 16 और 2 18, तो 18,000। पूंजी का कुल की जरूरत नहीं, पूंजी लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैंने सिर्फ मुझे याद रहे या ये फॉर्मेट बनाओ तो अच्छा रहता, इसलिए लिखिए पूंजी ताकि आप फटाफट उसका ब्याज ढूंढ पाओ। अब क्या करना है देखो, पहले तो ब्याज गिनना भूल गए थे तो ब्याज गिन लो। अब क्या करना, उस ब्याज को लाभ के अनुपात में वितरण करना है, बांटना है, यानी वितरण। यहाँ आप लिख सकते हो बांटना।
ठीक है, सवाल में लाभ का अनुपात कहीं पर हमने देखा दिया हुआ नहीं है तो क्या रहेगा, कुछ ना दिया हुआ तो क्या रहेगा, समान, 1:1:1। ब्याज का अनुपात समान रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्यों, क्योंकि सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, लाभ का वितरण कर दिया, उसके बाद पता चला ब्याज गिनना बाकी है। ब्याज गिन तो लिया पर लाभ का वितरण तो हो गया है, तो इसका भी अब वितरण होना चाहिए। तो लाभ का वितरण लाभ हानि के प्रमाण में होता है, पूंजी का ब्याज भी एक प्रकार का लाभ है, तो उसका वितरण भी करना है लाभ हानि के अनुपात में, इसलिए उसको बांट दो। सवाल में लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो समान, और दिया गया हो तो उस प्रमाण में आपको बांटना है। तो 18,000 को हम यहाँ पर बांटेंगे, तो 18,000 गुणा 1/3 में कर रही हूँ। मैं क्यों 1/3 कर रही हूँ, क्योंकि सबका 1:1:1 समान है, इसलिए किसी एक का ढूंढो तो तीनों का समान है, इसलिए मिल जाएगा। तो 6×3=18, तो सबका लाभ कितना आया, 6,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6,000, 6,000, 6,000, तीनों का टोटल है 18,000। ठीक है, अब क्या करना है, तो कॉलम बनता है तो क्या करना होता है, माइनस। तो हम इन सब का क्या करेंगे, माइनस। अब 4800 ऊपर बड़े है, 6,000 छोटे हैं, तो उत्तर आएगा माइनस में। 4800 में से 6,000 गए तो बचे 1,200। उसके बाद 3600 में से 6,000 गए तो 3600 छोटे हैं, 6,000 बड़े हैं, तो उत्तर आएगा माइनस में। कितना आएगा, राइट, 1,400। सॉरी 2,400 रुपये। और यहाँ पर उत्तर आएगा प्लस में। उत्तर में यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आएगा, 3600, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि जितना उत्तर प्लस में आता है उतना उत्तर ही माइनस में आता है। ठीक है, तो जो माइनस में आए उसको रोध नामचा में कहाँ लिखा जाता है, उधार, और जो प्लस में आता है उसको कहाँ लिखा जाता है, जमा। ये उत्तर आया प्लस में, इसलिए इसको लिखेंगे जमा, और जो उत्तर आया माइनस में उसको लिखेंगे उधार। तो हम यहाँ पर कौन माइनस में आया, राम और लक्ष्मण माइनस में है, उसको उधार लिखेंगे, सीता प्लस में, उसको जमा लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉलम बनेगी रोज नामचा की, तारीख, विवरण, खाता, बही पृष्ठ, उधार और जमा रकम। रोज नामचा बनेगी, तारीख में कुछ नहीं लिखेंगे, या तो आप चाहो तो अंतिम तारीख भी लिख सकते हो, राम का। अभी पूंजी है तो हम पूंजी खाता ही लिखेंगे, चालू खाता सवाल में दिया गया नहीं है। चालू खाता देते तो चालू खाता लिखते, पूंजी है इसलिए अभी हम लिखेंगे पूंजी। राम का पूंजी खाता उधार, लक्ष्मण का पूंजी खाता उधार, सीता का पूंजी खाते का। जो जमा पक्ष होता है वहां पर का लिखा जाता है, उधार पक्ष होता है वहां पर उ लिखा जाता है। राम का है 1,200, लक्ष्मण का है 2,400 और सीता का है 3,600। बराबर। विवरण लिखेंगे, पूंजी का ब्याज गिनना भूल गए, उनकी या उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा पूरा।